जय हिंद दोस्तों। जीएस ज्ञान सरोवर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के चैप्टर 6 का विस्तृत अध्ययन करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लीजिएगा, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अध्याय 6, भारत 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। मौर्य काल को इसके महान साम्राज्य के कारण स्मरण किया जाता है। मौर्य काल के बाद 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के युग में समूचे भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक राज्यों का उदय हुआ। इनमें से कुछ राज्य छोटे थे, परंतु दूसरे कुछ राज्य काफ़ी बड़े, जैसे कुषाण का राज्य जो मध्य एशिया तक फैला हुआ था। लेकिन इन राज्यों में भी अधिक जिस चीज़ ने इस काल में पूरे उपमहाद्वीप को एकता में बांधा वह थी वाणिज्य और व्यापारियों का फैलाव। इस काल में अनेक क्षेत्रों में भौतिक समृद्धि रही। प्राचीन काल में विंध्य पर्वतमाला और नर्मदा नदी के दक्षिण का प्रदेश दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। आज इसे हम दक्कन कहते हैं। दक्कन के दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोगों का क्षेत्र है। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में भारतीय प्रायद्वीप में रहने वाले लोगों का जीवन समान खेतिहरों से बदलकर अधिक संपन्न हो गया था। यह बात दक्षिण भारत के समूचे दक्कन प्रदेश में पाए जाने वाले महापाषाणी यानी मेगालिथिक 100 कक्षों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाती है। महापाषाण मेगालिथिक का अर्थ है बड़ा पत्थर। 100 कक्ष या कब्र के ऊपर पहचान के लिए खास तौर से बड़े पत्थर रखे जाते थे। इन 100 कक्षों से उन लोगों के जीवन के बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। वे किसान थे तथा पशुपालक थे, लोहे के औजारों का इस्तेमाल करते थे, घोड़े पर सवारी करते थे और स्वर्ण तथा मणियों से बने आभूषण पहनते थे। ये 100 कक्ष विभिन्न प्रकार के हैं। कुछ जमीन में खड़ी की गई सामान्यतः प्रस्तर शिलाओं के घेरे के रूप में है, तो कुछ चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं के रूप में भी है। महापाषाणी स्थलों की खुदाई से जानकारी मिली है कि वे लोग लौह कर्म से परिचित थे और काफ़ी उन्नति कर चुके थे। वे लोहे की कुदाल तथा हाशिया का इस्तेमाल करते थे और शायद चावल तथा बाजरे की खेती करते थे। मिट्टी के काले लाल बर्तन पर्याप्त संख्या में मिले हैं। उन्हें इसी प्रकार बनाया जाता होगा जिस प्रकार उत्तर भारत में 100 कक्षों को देखने से पता चलता है कि उन लोगों की मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बड़ी विचित्र धारणाएं रही होगी। मृतक का अंतिम संस्कार शायद वे काफ़ी विस्तार पूर्वक करते होंगे। इन 100 कक्षों पर बड़े पत्थरों के खास निशान शायद इसलिए लगाए गए हैं कि ये सरदारों और उनके परिवार के सदस्यों के समाधि स्थल हैं। घोड़े की हड्डियों और घोड़े के साज सामान के प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि वे इस पशु से भली भांति परिचित थे। निसंदेह घोड़े के कारण ही वे प्रायद्वीपीय की लंबी दूरियों की यात्रा कर पाए। इन यात्राओं से विभिन्न वस्तुओं का विनिमय संभव हुआ, जैसे सोने तथा कीमती पत्थरों के मणि और संभवतः लोहे की वस्तुएं भी। जब मौर्यों ने प्रायद्वीप के कुछ भागों को जीत लिया था, उस समय वहां एक विशिष्ट संस्कृति पहले से मौजूद थी। अशोक के कुछ अभिलेख ऐसे क्षेत्रों से मिले हैं जहां से महत्वपूर्ण महापाषाणी अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जैसे रायचूर दोआब के मास्की स्थान से दक्कन। इनमें से अधिकांश राज्यों तथा क्षेत्रों को मौर्यों ने जीत लिया था, परंतु मौर्यों के साम्राज्य के पतन के बाद ये क्षेत्र स्वतंत्र हो गए। नए राजा प्रायः उन्हीं परिवारों के थे जिन्होंने मौर्य की सेवा की थी। सातवाहनों का प्रशासन देखते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध था सातवाहनों का वंश परिवार, जो आंध्र के नाम से भी जाना जाता है। इनका एक महान विजेता शासक था सतकर्णी, जिसे पश्चिम का स्वामी कहा गया था। कलिंग नरेश से उसका युद्ध हुआ था। उसने शायद ईसा पूर्व पहली सदी में शासन किया। सतकर्णी के शासन के कुछ समय बाद शकों ने जो सौराष्ट्र पर शासन कर रहे थे, सातवाहनों पर आक्रमण किया और उन्हें नासिक से खदेड़ कर आंध्रा में भगा दिया।
आंध्रा में भगा दिया परंतु सातवाहनों ने पुनः अपनी सेना का संगठन करके शकों पर हमला किया और अंत में पश्चिमी दक्कन पर फिर से कब्जा करने में सफल हुए। यह काम गौतमीपुत्र सतकर्णी ने किया। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने दक्कन में सातवाहनों के राज्य को शक्तिशाली बना दिया, परंतु शकों ने सातवाहनों पर आक्रमण करने का अवसर कभी हाथ से नहीं जाने दिया और यह स्थिति गौतमीपुत्र के बेटे वशिष्ठ पुत्र के शासनकाल तक बराबर चलती रही। अंत में वशिष्ठ पुत्र ने शक शासक की पुत्री से विवाह किया, तभी जाकर कुछ समय के लिए शकों और सातवाहनों के बीच शांति बनी रही। ईसा की दूसरी शताब्दी के अंतिम दौर में शक पहले की अपेक्षा कमज़ोर हो गए तो सातवाहनों को राज्य विस्तार का मौका मिला। उन्होंने उत्तर में काठियावाड़ को जीत लिया और दक्षिण में कृष्णा नदी के मुहाने के प्रदेश पर कब्जा कर लिया, परंतु इसके बाद सातवाहनों की शक्ति बहुत समय तक कायम नहीं रही और ईसा की तीसरी शताब्दी में वह क्षीण हो गई। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। कुछ जंगल साफ करके गांव बसा दिए गए। गोदावरी और कृष्णा की घाटियों में समूचे उत्तरी दक्कन में आवागमन के लिए सड़कें बनाई गई। इन भागों में यात्रा करना अब खतरनाक नहीं था। व्यापार में वृद्धि के कारण नासिक के क्षेत्र में, गोदावरी के मुहाने के प्रदेश में और बम्बई के पास भी नगर बस गए। ईरान, इराक, अरेबिया और मिस्र से आने वाले जहाज पश्चिमी समुद्री तट के भड़ौच बंदरगाह का उपयोग करते थे। गोदावरी नदी मुख के बंदरगाह गंगा के नदी मुख से दक्षिण भारत को जाने वाले समुद्री मार्ग पर पड़ते थे। इन बंदरगाहों से जहाज बर्मा और मलाया को जाते थे। सातवाहन राज्य समृद्धशाली था। इसका प्रशासन अच्छा था। राज्य प्रांतों में बंटा था जिन पर सैनिक तथा असैनिक राज्यपाल शासन करते थे। प्रत्येक गांव का प्रधान राजस्व या कर वसूल करता था। बौद्ध स्मारक। नगरों में व्यापारी और कारीगरों की श्रेणियों के नेता मालामाल हो गए थे और उनके पास अन्य कामों में खर्च करने के लिए अतिरिक्त धन था। उनमें से अधिकतर बौद्ध या तो बौद्ध या फिर जैन थे, इसलिए उन्होंने बौद्ध विहारों को धन दान में दिया। यह धन चैत्य मंडपों और स्तूपों की सजावट में लगाया गया। बौद्ध इन चैत्य मंडपों में पूजा पाठ करते थे। स्तूप अर्धगोलाकार बड़े स्मारक होते थे और इनके भीतर बुद्ध और बौद्ध भिक्षुओं के अस्थि अवशेष रखे जाते थे, इसलिए बौद्ध इन स्तूपों को पवित्र मानते थे। सांची यानी भोपाल के पास जो के स्तूप की वेदिका यानी रेलिंग और तोरण द्वार इसी प्रकार के दान से बने हैं। अमरावती जो आंध्र प्रदेश में का स्तूप भी व्यापारियों तथा भूस्वामियों द्वारा दिए गए दान से बना था। स्तूपों के समीप विहार होते थे जहां भिक्षु रहते थे। बहुत से बौद्ध विहार बड़े नगरों के निकट बनाए गए थे, जैसे तक्षशिला पेशावर के निकट और सारनाथ वाराणसी के निकट के विहार। इससे सुबह नगरों में जाकर भिक्षा प्राप्त करने में बौद्ध भिक्षुओं को सुविधा होती थी। कुछ बौद्ध भिक्षु पहाड़ियों को काटकर बनाए गए बड़े गुफा में रहते थे। इन्हें भी प्रतिमाओं से सजाया जाता था, जैसे कार्ले और बेदास। पश्चिमी घाट में पुणे के नज़दीक बेदास के गुफा विहार। इस समय की धार्मिक कला मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित थी। कुछ जैन प्रतिमाएं भी मिलती है। अब देखते हैं उस समय का धर्म। बौद्ध धर्म बहुत लोकप्रिय था। बिहारों में शास्त्रार्थ और वाद विवाद होते थे और जनता को बौद्ध धर्म की शिक्षा देने के लिए भिक्षुओं को बाहर भेजा जाता था। अश्वघोष और नागार्जुन के ग्रंथों ने बौद्ध धर्म के प्रसार में बड़ा योगदान दिया। जो लोग पुराने वैदिक देवताओं में विश्वास करते थे, उनके विचार अब बदलने लग गए थे। अब नए देवताओं की पूजा होने लगी थी और विष्णु तथा शिव की उपासनाओं को समर्थन मिल रहा था। यज्ञ कम होने लगे थे और इसके बदले लोग सोचने लगे थे कि अनेक अनुष्ठानों और विधि संस्कारों के बिना भी अपने अपने ईश्वर की शांतिपूर्वक आराधना की जा सकती है। इस काल में धार्मिक अनुष्ठानों की अपेक्षा अपने अपने ईश्वर
की भक्ति को अधिक महत्व दिया जाने लगा। इसी काल में गीता के उपदेश को भी महत्व प्राप्त हुआ। दक्षिण भारत, तो उस समय के दक्षिण भारत में कौन कौन से शासक थे उनको हम लोग इसमें पढ़ेंगे अब। चोल, पांड्य और चेर। चोल, पांड्य और चेर। दक्कन के पठार के दक्षिण में और सातवाहन राज्य के दक्षिण में 3 राज्यों का उदय हुआ। ये थे चोल, जिसका केंद्र मद्रास के दक्षिण में तंजौर क्षेत्र में था। पांड्य, जिसका केंद्र मदुरई में था। और केरल या चेर, मालाबार तटीय क्षेत्र जो आज केरल का भाग है। दक्षिण पूर्व का क्षेत्र तमिलों की भूमि कहलाया, क्योंकि वहाँ की बोली तमिल थी। दक्षिण भारत के इन तीनों राज्यों चोल, पांड्य और चेर का हमारा ज्ञान संगम साहित्य के स्रोतों पर आधारित है। अब आते हैं हम लोग संगम साहित्य। संगम साहित्य क्या है देख लेते हैं इसको। उल्लेख मिलते हैं कि कई सदियों पहले 3 कवि परिषदों का आयोजन हुआ था। तीसरी कवि परिषद मदुरै में थी। दक्षिण की उन परिषदों में कवि भाट और चारण एकत्र हुए और उन्होंने कविताएं रची। बाद की परिषदों में 2000 कविताओं का संग्रह करके उन्हें 8 पुस्तकों में प्रस्तुत किया गया। ये कविताएं आज भी उपलब्ध है और यही संगम साहित्य कहलाती है। ये कविताएं तमिल भाषा में है। कवि जन जगह जगह घूमते थे और कबीलों के सरदारों के अनुरोध पर कविताएं रचते थे। इन कविताओं में दक्षिण भारत के कबीलों के सरदारों का और आम जनता के जीवन का वर्णन है। इसमें से कुछ वर्णन महापाषाणी संस्कृति के भौतिक अवशेषों से मेल खाता है। चोल, पांड्य और चेर अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते थे। संगम साहित्य की अनेक कविताओं में इन युद्धों के बारे में जानकारी दी गई है। चोलों को इन स्थल युद्धों से संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने एक जहाजी बेड़ा तैयार किया और उससे श्रीलंका पर आक्रमण किया। कुछ साल तक उत्तरी श्रीलंका पर उनका कब्जा रहा, परंतु बाद में श्रीलंका के राजा ने उन्हें भगा दिया। भारत के अपने विवरण में मेगास्थनीज जानकारी देता है कि पांड्य राज्य की स्थापना एक स्त्री शासक ने की थी। पांड्य राज्य की स्थापना किसने की? एक स्त्री शासक ने की थी और उसके पास एक बड़ी सेना थी। केरल के राजाओं में नेडुचेरलादन को एक महान वीर समझा जाता था। कहा जाता है कि उसने कई राज्य जीते थे और मालाबार तट के पास रोम के जहाजी बेड़े को भी पकड़ लिया था। रोमन व्यापार, तो रोमन जहाज व्यापार की तलाश में मालाबार तट और तमिलनाडु के पूर्वी तट पर पहुंचे थे। उस समय रोम के साम्राज्य का भूमध्य सागर के सभी देशों पर अधिकार था और रोम के बाजारों में भारत में बनी विलास की वस्तुओं की बड़ी मांग थी। रोमन लोग भारत से मसाले, कपड़े, कीमती पत्थर और बंदर तथा मोर जैसे पशु पक्षी मंगाते थे। रोमन जहाज लाल सागर से चलकर अरब सागर पार करके मालाबार तट या पूर्वी समुद्र तट पर मन्नार की खाड़ी तक पहुंचते थे। उन्हें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती थी उन्हें वे जहाज़ों में भर लेते और सोने की कीमत चुकाकर रोम वापस चले जाते थे। रोम के सोने ने दक्षिण भारत के राज्यों को बहुत धनवान बना दिया। रोमन लोग दक्षिण भारत के तटवर्ती नगरों में रहते भी थे। यहाँ वे चीज़ें जमा करते और उन्हें जहाज़ों से रोम भेजने का इंतजाम करते। इन नगरों में एक था अरिकमेल, पांडिचेरी के नज़दीक, जिसकी पुराविदों ने खुदाई की। यहाँ रोम में बनी अनेक चीज़ें मिली है। इन बंदरगाहों से जहाज दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को भी जाते थे और कुछ भारतीय व्यापारी चीन के साथ भी व्यापार करते थे। यद्यपि समुद्री यात्राओं में कठिनाइयाँ थी, फिर भी खतरों के सामना कर सकने वाले लोगों की कमी नहीं थी। अब दक्षिण भारत का माल उत्तर भारत तक भी पहुंचने लगा। दक्षिण से होने वाले कीमती पत्थरों के निर्यात के कारण दक्षिणी राज्य बहुत धनी हो गए थे। जनजीवन देखते हैं उस समय। दक्षिण भारत के अधिकांश लोग गांवों में रहते थे। पहाड़ी इलाकों में जहां खेती करना कठिन था, लोग पशु पालते थे। ज़्यादातर व्यापारी और शिल्पी नगरों में रहते थे। ऐसे कुछ नगर समुद्र तट पे थे जहां से व्यापार सुगम था।
राज्य का शासन चलाने में सलाहकार ब्राह्मण राजा को सहयोग देते थे। सभी प्रमुखों की एक आम सभा भी होती थी। इसमें विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श होता था, जैसे किसी से युद्ध किया जाए या नहीं, अथवा किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दंड दिया जाए या नहीं आदि। राजा किसानों, पशुपालकों, कारीगरों और व्यापारियों से कर वसूलता था। व्यापारी जब एक स्थान से दूसरे स्थान माल ले जाते तो उनसे कर लिया जाता था। नगरों या गांवों में सभी जगह जीवन सादा था। दिन भर के काम के बाद लोग मन बहलाव के लिए विभिन्न खेल खेलते थे, जुआ भी खेलते थे। नृत्य, संगीत और काव्य पाठ लोकप्रिय थे। विभिन्न प्रकार के संगीत वाद्यों का उपयोग होता था, जैसे बांसुरी, तंतुवाद, मृदंग। दिन और रात के विभिन्न प्रहरों के लिए अलग अलग किस्म की विशिष्ट संगीत का आयोजन होता था। धर्म। उत्तर के धार्मिक विचार, जैसे वैदिक देवताओं की पूजा और बौद्ध तथा जैन धर्मों के सिद्धांत दक्षिण के लोगों को ज्ञात थे। कुछ लोग इन धर्मों के अनुयायी बन गए, परंतु अधिकांश लोग अब भी अपने पुराने देवी देवताओं की पूजा पाठ करते और अपने ही धार्मिक अनुष्ठान करते। मरुगन, जो उत्तर के कार्तिकेय या स्कंद के नाम से प्रसिद्ध है, तमिल लोगों का सबसे प्रसिद्ध देवता था। मुरुगन, जिसे पर्वतवासी देवता समझते थे, वह युद्ध और शौर्य का देवता था। उसे पूजा पाठ के साथ बलि दी जाती थी। वीर गति को प्राप्त हुए योद्धाओं के लिए लोगों के मन में अपार श्रद्धा थी और उनकी भी पूजा होती थी। समुद्र तटवासी लोग समुद्र देवता की आराधना करते थे। ईसा की 6वीं सदी में पल्लव राज की स्थापना होने तक तमिल लोग कई सदियों तक इसी तरह का जीवन व्यतीत करते रहे। ईसाई धर्म। आख्यान है कि यानी कि पता है कि ईसा की पहली सदी में पश्चिम एशिया में एक नए धर्म का उदय हुआ। वह भारत में पहुंचा। यह था ईसाई धर्म, जिसकी स्थापना ईसा मसीह ने की थी। यह पहले के यहूदी धर्म पर आधारित था। यहूदी धर्म में एक ईश्वर की पूजा को महत्व दिया गया था। ईसा को ईश्वर का केवल मसीह यानी कि संदेशवाहक ही नहीं, वस्तुतः ईश्वर पुत्र भी समझा गया। ईसा ने उस प्रेम पर जोर दिया जो ईश्वर के दिल में अपने बनाए हुए मनुष्य के लिए है। मनुष्य को चाहिए कि वे सदाचारी जीवन व्यतीत करें। मृत्यु के बाद उनकी आत्माएं स्वर्ग में जाएगी और वहां पुनः उनका ईश्वर से मिलन होगा। ईसाई धर्म अपने विभिन्न रूपों में समूचे यूरोप में फैल गया और वहां यह प्रमुख धर्म बन गया। भारत में ईसाई धर्म सबसे पहले मालाबार तट के लोगों में और आधुनिक मद्रास के नज़दीक के क्षेत्र में फैला। अभिलेखों से स्पष्ट जानकारी मिलती है कि ईसा की 7वीं सदी में केरल में ईसाई भारतीय परिवार रह रहे थे। आरंभिक ईसाई लेखकों ने ईसा के जन्म के समय के वर्षों में या सत्स्वर की गिनती करने की एक नई प्रथा चलाई। इस प्रकार जो घटनाएं ईसा के जन्म के पहले हुई थी उसे ईसा पूर्व की तारीख से व्यक्त किया गया और जो ईसा के जन्म के बाद घटित हुई थी उसे ईस्वी में गिना गया। घटनाओं का समय बताने की यह विधि आज भी लगभग सारे संसार में प्रचलित है। उत्तर भारत। इस दौरान 200 ईसा पूर्व और 100 ईस्वी के बीच सुदूर उत्तर में विदेशियों के अनेक जत्थे आए। वे भारत में बस गए और उन्हें अपनी विशिष्ट जीवन पद्धति के जरिए भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाया। ये लोग बख्तरी यूनानी, जिन्हें हिंद यवन भी कहते हैं, पार्थ ये पार्थियन, शक और कुषाण यूनानियों के अलावा बाकी सब मध्य एशिया से आए थे। ये उन अनेक अवसरों में से एक था जब मध्य एशिया से आए लोगों ने न केवल भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया बल्कि वे भारतीय जन समुदाय के अंग बन गए। यानी ये भारत में ही आए, वहाँ यहाँ पे बस गए। हिंद यवन। सिकंदर के यूनानी सेनापति ने ईरान और अफगानिस्तान में अपना अपना शासन स्थापित किया था। इन राजाओं के उत्तराधिकारी ने अब अपनी नज़र उत्तरी भारत की ओर फेरी। उत्तरी भारत धनी था और ईरान तथा पश्चिम एशिया के साथ उसका भारी व्यापार चलता था। मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद यूनानी राजाओं के लिए पंजाब के कुछ भागों और काबुल की घाटी को जीत लेना कठिन नहीं था। यह प्रदेश गंधार प्रांत के नाम से जाना जाता था।
यूनानियों ने, जिन्हें हिंद यवन के नाम से भी जाना जाता है, इसे गंधार प्रांत पर शासन किया। उन्होंने अनेक प्रकार के सिक्के चलाए। इन सिक्कों से इस युग का इतिहास रचना संभव हुआ। इन शासकों में से कुछ बौद्ध बने, जैसे राजा मिलिंद मिनांदर। दूसरे शासक विष्णु के उपासक बने, इसलिए उनकी संस्कृति वस्तुतः भारतीय और यूनानी संस्कृति के मिश्रण थी। शक लोग पश्चिम भारत में आए और उन्हें सिंध तथा सौराष्ट्र को रौंद डाला। अंत में काठियावाड़ और मालवा में बस गए। सातवाहनों ने उनके अक्सर युद्ध होते थे। उनके सबसे प्रसिद्ध राजा रुद्रदमन ने सातवाहन शक्ति को नर्मदा के उत्तर में फैलने नहीं दिया। चाहने पर भी स्वयं शक भी उत्तर की ओर आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि कुषाणों ने उन्हें रोक रखा था। कुषाण, जिनका मूल निवास स्थान चीनी तुर्किस्तान में था, ईसाई की पहली शताब्दी में अफगानिस्तान में पहुँचे और हिंद यवनों, पार्थवों तथा शकों को खदेड़कर खुद तक्षशिला और पेशावर में जम गए। बाद में इन्होंने समूचे पंजाब के मैदान पर अधिकार कर लिया और धीरे धीरे गंगा के मैदान में पश्चिमी भाग पर भी कब्जा जमा लिया। मथुरा उनके राज्य के दक्षिणी भाग का एक प्रमुख केंद्र था। राज्यों को प्रांत में विभक्त किया गया और क्षत्रप या गवर्नर इसका शासन संभालते थे। कुषाण राजा कनिष्क ने उत्तर भारत में अपने राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए बड़े प्रयत्न किए। वह अपनी सेनाएं उत्तर में मगध एशिया तक ले गया था और उसे एक पराक्रमी राजा समझा जाता था। मध्य एशिया में हुनों साम्राज्य की चीनी सेनाओं के साथ कुषाणों की मुठभेड़ हुई। मथुरा के संग्रहालय में कनिष्क की एक आदमकद खंडित मूर्ति है। इसमें वह गठीले बदन का व्यक्ति नजर आता है। वह बौद्ध धर्म का समर्थक था। उसने बौद्ध विहारों के निर्माण के लिए धन दिया। उस समय प्रचलित धार्मिक वाद विवाद में उसकी दिलचस्पी थी। उसी के शासनकाल में चौथी बौद्ध महासंगति महासभा का आयोजन हुआ था। पहले की भांति इस बार भी बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में अनेक निर्णय लिए गए। विचारों का आदान प्रदान। इस सब का परिणाम यह हुआ कि भारतीय जीवन के विभिन्न पक्षों में धर्म, कला तथा विज्ञान से संबंधित कई नई विचारों का प्रवेश हुआ और कई परिवर्तन हुए। भारत ईरान तथा पश्चिम एशिया के निकट संपर्क में आया। व्यापार के कारण उत्तरी भारत और मध्य एशिया के सीमांत प्रदेशों के साथ संबंध स्थापित हुए। भारतीय वस्तुएं भूमध्य सागर के नगरों तथा बंदरगाहों में पहुंचने लगी। भारत और सिकंदरिया। मिस्र में नील नदी के मुहाने पर एक सिकंदरिया जगह था जहां से सिकंदर आया था। तो सिकंदरिया के बीच लंबी दूरी होने के बावजूद सिकंदरिया के बंदरगाह के साथ भारत के व्यापार में वृद्धि हुई। इस व्यापार के कारण तक्षशिला, मथुरा और उज्जैनी जैसे नगरों का महत्व और भी अधिक बढ़ गया। कला। पश्चिम एशिया के साथ संपर्क बढ़ने के कारण उत्तर भारत के नगरों में यूनानी मूर्तिकला को प्रवेश मिला। इनमें यूनानी तथा रोमन देवताओं की और भूमध्य सागर के लोगों की मूर्तियां थीं। गांधार प्रदेश के भारतीय कलाकारों की मूर्तिकला की इस नई शैली में दिलचस्पी बढ़ी और इससे वे प्रभावित भी हुए। उनकी बनाई हुई बुद्ध की मूर्तियां और बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्य पटल यूनानी शैली से मेल खाते हैं। यह शैली गांधार कला के नाम से भी जानी जाती है। यह कला शैली न केवल आधुनिक पंजाब और कश्मीर क्षेत्र में लोकप्रिय थी, बल्कि आधुनिक अफगानिस्तान में थी, क्योंकि गांधार शैली की कला के अनेक अवशेष वहां मिले हैं। मथुरा में दूसरे मूर्तिकार ने जिन्होंने अपनी एक अलग शैली का विकास किया, परंतु उन्होंने यूनानियों की नकल नहीं की। हालांकि उन्होंने भी बुद्ध की मूर्तियां बनाई। इसे मथुरा शैली की कला कहते हैं। अब देखते हैं आगे। देख लीजिए दोस्तों, मथुरा कला का एक पिक्चर है। यहाँ पे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, पुराना बुक है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा। आगे बढ़ते हैं। धर्म। ये मूर्तियाँ केवल बुद्ध की ही नहीं बल्कि
उन अनेक बोधिसत्वों की भी थी जिनका बौद्ध लोग सत्कार करते थे। बोधिसत्व उन त्यागी पुरुषों को कहा जाता है जो इस धरती पर बुद्ध के पहले पैदा हुए थे। जातक ग्रंथों में बोधिसत्व के बारे में अनेक कथाएं हैं। इस समय तक बौद्ध धर्म में काफ़ी परिवर्तन हो गया था। अब यह वह सरल धर्म नहीं रह गया था जिसका बुद्ध ने उपदेश दिया था। अब यह दो संप्रदायों में बंट गया था, महायान और हीनयान। महायान और हीनयान। महायान संप्रदाय में अनेक प्रकार के अनुष्ठानों का प्रचलन था और बोधिसत्वों की पूजा की जाती थी। महायानी बौद्ध भिक्षु शक्तिशाली बन गए थे, परंतु भारत में अब भी ऐसे लोग थे जो इस तरह के बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे। वे हीनयानी बौद्ध कहलाए। महायानी बौद्धों ने धर्मदूतों की मंडलियां चीन भेजी। ये धर्म प्रचार भारतीय व्यापारियों के साथ यात्रा करके चीन पहुँचे। इस तरह जल्दी ही मध्य एशिया और चीन में बौद्ध धर्म फैलता गया। पश्चिम एशिया के साथ भारत के संपर्क एक और अधिक परिणाम निकला। भारतीय ज्योतिषियों ने यूनानी ज्योतिषी का तुलनात्मक अध्ययन किया। फलस्वरूप भारतीय ज्योतिषी ने प्रगति की। इससे ज्योतिषी के वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा मिला। यद्यपि बाद में भविष्य कथन के लिए इसका दुरुपयोग किया गया। चिकित्सा संबंधी ज्ञान में भी वृद्धि हुई, जैसा कि चरक संहिता और सुश्रुत संहिता ग्रंथों से पता चलता है। शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रगति हुई। ज्योतिषी, चिकित्सा और गणित के क्षेत्र की भारतीय विद्वानों की उपलब्धि को बड़ा सम्मान मिला। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। आगे इसके अभ्यास दिए हुए हैं, जिसको आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा और हल करने का कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।